नमस्ते एस्पिरेंट्स। सेकेंड ग्रेड टेस्ट सीरीज इनिशिएटिव के पेपर 1 के टेस्ट नंबर 5 के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न कर लिए थे, तो आज हम 51 नंबर के प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल सहारा का विस्तार अफ्रीका के कितने देशों में है? जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, सहारा मरुस्थल, उसका विस्तार सहारा का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों में है? 13 में है, 20 में है, 5 में है, 25 में है। कितने देशों में है? 13 में, 20 में, 5 में या 25 में। तो कितने देशों में हो जाएगा? इसका आंसर 13 देशों में हो जाएगा। तो सहारा मरुस्थल का विस्तार है ना, वो अफ्रीका महाद्वीप के 13 देशों में है। ठीक है, हमें पता ही है जो सहारा मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और वो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में। और ये कितने देशों में फैला हुआ है? ये अफ्रीका के 13 देशों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा का उद्गम किस स्थान से होता है? यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो वोल्गा होगी। तो उसका उद्गम कहाँ से होता है? ब्लैक पर्वत से होता है, आल्प्स पर्वत से होता है, पिरेनीज पर्वत से होता है या वल्दाई की पहाड़ी से होता है? ब्लैक पर्वत से होता है, आल्प्स पर्वत से होता है, पिरेनीज पर्वत से होता है या वल्दाई की पहाड़ी से होता है? तो जो वोल्गा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? देख लेते हैं वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो वोल्गा नदी का उद्गम वल्दाई की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? वल्दाई की पहाड़ी से होता है। ठीक है, वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है ना। ठीक है, यूरोप की और कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो यूराल नदी यूरोप की, इसके अलावा ओडर नदी होगी, वेसर नदी होगी, राइन नदी होगी, ये अन्य यूरोप की नदियाँ हैं। तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा का उद्गम किस स्थान से होता है? वल्दाई की पहाड़ी, जो रशिया में है ना, वहाँ से होता है। अगला प्रश्न, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? यानी भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? 4096, 3052, 4328 या 3214? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है। कितना? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। डाफला और मिरी पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? डफला और मिरी पहाड़ियाँ है ना, वो कहाँ पे है? मिजोरम में है, असम में है, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में है। डफला और मिरी पहाड़ियाँ है ना, वो अरुणाचल प्रदेश में है ना। कहाँ पे है डफला और मिरी पहाड़ियाँ? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वप्रथम क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कहाँ कब आयोजित किया गया था? कहाँ नहीं, कब आयोजित किया गया था? कहाँ? तो क्योटो में करा गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं। दिसंबर 2000 में किया गया था, दिसंबर 1998, दिसंबर 99, दिसंबर 97। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्योटो प्रोटोकॉल दिसंबर 1997 में किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन दिसंबर 1997 में किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1997 में। ठीक है, याद हो गया। अगले प्रश्न पे चले। ठीक है, चलते हैं। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी पुरुष प्रधान धारा है? यानी प्रवास की कुछ धाराएं होती है, उनमें से पुरुष प्रधान धारा कौन सी है ये बताना है। नगर से ग्राम, या फिर गांव से नगर, नगर से नगर, या गांव से गांव? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष प्रधान धारा कौन सी है? गांव से नगर की तरफ जाते हैं पुरुष, तो गांव से नगर है ना, वो पुरुष प्रधान धारा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु और सतलज के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? यानी सिंधु नदी और सतलज नदी, इन दो नदियों के बीच में जो हिमालय का भाग है वो कौन सा हिमालय है? वो असम हिमालय है, नेपाल हिमालय है, पंजाब हिमालय है, या कुमाऊं हिमालय है? कहाँ से कहाँ के बीच में? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में। तो देख लेते हैं एक बार इसको। तो जैसे मान लेते हैं कि ये अपना तो सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? पंजाब हिमालय हो जाएगा, है ना। कौन सा हिमालय हो जाएगा? पंजाब हिमालय हो जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हिमालय है, ठीक है, ये सिंधु नदी होगी, ये सतलुज नदी होगी, है ना। और ये कौन सा हिमालय हो गया? ये पंजाब हिमालय हो गया। ठीक है, अब ये सतलुज नदी और उसके बाद में कौन सी नदी आएगी? गंगा नदी आएगी, है ना। कौन सी नदी आएगी? गंगा नदी। तो इसके बीच में कौन सा हिमालय हो गया? तो ये कुमाऊं हिमालय हो गया। ठीक है, गंगा की जगह हम इसे क्या कहेंगे? काली नदी। क्या कहेंगे? काली नदी। मतलब सतलुज और काली नदी के मध्य कुमाऊं हिमालय है। वहीं अगर काली और तीस्ता नदियों की बात करें, काली नदी और तीस्ता नदी, कौन सी नदी?
काली नदी और तीस्ता नदी, तो काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय हो जाएगा? ये नेपाल हिमालय हो जाएगा। कौन सा हिमालय हो जाएगा? नेपाल हिमालय हो जाएगा। फिर तीस्ता नदी से आगे चलते हैं और कहाँ तक जाएंगे? ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, और इसके बीच जो हिमालय होगा वो कौन सा हिमालय होगा? वो होगा असम हिमालय। कौन सा हिमालय होगा? असम हिमालय, है ना, ठीक है, समझ गए। तो मतलब सिंधु सतलज के बीच में पंजाब, और सतलज और काली के बीच में अपना कुमाऊं, और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में ये हमारा असम हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गारो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? जो गारो पहाड़ियाँ है ना, वो भारत के किस भाग में है? उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, दक्षिण भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में। गारो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो गारो पहाड़ियाँ है ना, वो भारत के कौन से भाग में है? ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ ना मेघालय में, तो वो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में है? उत्तर पूर्वी भाग में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? मानस नेशनल पार्क कहाँ पे? तमिलनाडु, मणिपुर, बिहार या असम? तो हमें सबको पता है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है। मानस नेशनल पार्क असम में है। कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रश्न पे। मंगला बांध का निर्माण किस नदी पे करवाया गया? मंगला बांध का निर्माण किस नदी पे करवाया गया? रावी, चिनाब, झेलम या ब्यास? मंगला बांध का निर्माण किस नदी पे करवाया गया? तो ये झेलम नदी पे करवाया गया। मंगला बांध का निर्माण झेलम नदी पे करवाया गया। किस नदी पे करवाया गया? झेलम नदी पे। मंगला बांध, झेलम नदी, मंगला बांध, झेलम नदी, मंगला बांध, झेलम नदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत का दूसरा जल विद्युत गृह जो कावेरी नदी पे बना है, कहाँ पे बना है? कावेरी नदी पे बना है। कब स्थापित किया गया था? पहला जल विद्युत गृह तो कोई दूसरा है ना, उसको तो हम देख लेंगे कौन सा है, लेकिन जो दूसरा है वो कावेरी नदी पर स्थापित किया गया था। उसका नाम भी बता देता हूँ, उसका नाम है शिव समुद्रम, है ना। ये कब बना था बताइए? ये बना था 1902 में। कब बना था? 1902 में। तो भारत का जो दूसरा जल विद्युत गृह है वो कावेरी नदी पे बना था और 1902 में बना था। अब आपसे पूछे कोई कि भैया पहला जल विद्युत गृह कौन सा था, तो आपका उत्तर क्या होगा? सिंड्रापोंग नाम से। क्या नाम है? सिंड्रापोंग, है ना। ये पहला था। कौन सा था? पहला, दूसरा नहीं था, ये पहला। ठीक है, इसके अलावा एक कहाँ पे था? तो ये पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ? आगे पूछे तो ये दार्जिलिंग में था। कहाँ पे था? दार्जिलिंग में था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीएम किसान निधि की शुरुआत कब हुई थी? जो पीएम किसान निधि योजना ना, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 दिसंबर 18, 1 दिसंबर 19, 1 दिसंबर 20 या 1 दिसंबर 21? तो पीएम किसान निधि की शुरुआत ना 1 दिसंबर 2018 से हुई थी। कब से हुई थी? 1 दिसंबर 2018 पीएम किसान निधि योजना। पीएम किसान निधि योजना 2,000 रुपये 3 बार साल के अंदर 6,000 रुपये आते हैं। ठीक है, कितने साल हो गए? 18, 19, 20, 21 भाई 4 साल तो हो ही रहे हैं ना। तो मतलब लगभग 20,000 से ज़्यादा रुपए किसानों के खाते में अब तक आ ही चुके हैं। तो 1 दिसंबर 2018 से पीएम किसान निधि की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ, कानपुर, मुंबई या दिल्ली? तो सिडबी का मुख्यालय याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है आपके लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। अब आपसे पूछे कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो बताइए सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? सिडबी की स्थापना 1990 में। और आपसे पूछे कि किस महीने में हुई थी, तो आप क्या कहेंगे? इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में हुई थी। यानी भारतीय लघु विकास बैंक यानी सिडबी, इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा नगर कहलाता है? यानी किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मदुरई, कोयम्बटूर, हैदराबाद या बंगलोर? कौन सा भारत का नगर है दक्षिण भारत का स्पेशली, उसे दक्षिण का मैनचेस्टर कहते हैं? तो वो कोयम्बटूर है। कौन सा है? कोयम्बटूर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अरविंद मायाराम समिति किससे संबंधित थी? अरविंद मायाराम समिति है ना, वो किससे संबंधित थी? एफडीआई से थी, बैंक रेट से थी, पंचायती राज से थी या जिला निर्माण से थी? तो अरविंद मायाराम समिति है वो किससे संबंधित थी? ये एफडीआई से संबंधित थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से संबंधित थी, है ना। अच्छा, कब बनी थी ये? तो ये बनी थी मार्च 2013 में। तो अरविंद मायाराम समिति कब बनी? अरविंद मायाराम समिति मार्च 2013 में बनी। ठीक है, तो लगभग कितने साल हो गए? लगभग 9 साल हो गए, है ना। कितने साल हो गए अरविंद मायाराम समिति को बने हुए? 9 साल हो गए। इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अरविंद मायाराम समिति मार्च 2013 में बनी थी और ये किससे संबंधित थी? एफडीआई से। ठीक है ना, एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल कहाँ पे? मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पे जाके खत्म होता है? शिमला में, पठानकोट में, श्रीनगर या मंडी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर है 1A और उसका समाप्ति स्थल कहाँ पे है? श्रीनगर। श्री गंगानगर नहीं, श्रीनगर। कहाँ पे है? श्रीनगर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन का 193वां देश कौन सा है?
यानी यूनाइटेड नेशन के कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। अच्छा ठीक है, अब इसका जो 193वां सदस्य बना वो कौन सा देश बना? चिली बना, ब्राज़ील बना, दक्षिण सूडान बना या पेरू बना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य बना था दक्षिणी सूडान। ठीक है, कौन सा बना था? दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न, भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार किसे कहा गया है? भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार किसे कहा गया है? सरदार पटेल को कहा गया है, गांधी को कहा गया है, पंडित नेहरू को कहा गया है, लाल बहादुर शास्त्री को कहा गया है। तो हमें पता है कि भारत की विदेश नीति के जो शिल्पकार हैं वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हैं। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की विदेश नीति के शिल्पकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न, 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? कहने का मतलब है भारत की इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के जुल्फिकार भुट्टो, इनके बीच में एक समझौता हुआ था 1972 में, है ना? कहाँ पे हुआ? शिमला में, आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में, है ना? तो ये कब कहाँ पे हुआ था? ये शिमला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिमला में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और किन किन के बीच हुआ था? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। याल्टा सम्मेलन कब हुआ? याल्टा सम्मेलन है वो कब हुआ था? 1954 में हुआ, 1945 में हुआ, 1977 में हुआ या फिर 1999 में हुआ? कब हुआ याल्टा सम्मेलन? तो ये 1945 में हुआ। 1945 में हुआ। अच्छा, कब? फरवरी 1945 में हुआ। और किन किन के बीच में हुआ? तो ये रूस में हुआ था, रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के बीच में। रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के बीच में याल्टा सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? रूस में। रूस में भी कहाँ? क्रीमिया बाद में तो अलग हो गया, सोवियत संघ का पार्ट था पहले, बाद में ये अलग हो गया था। तो ये क्रीमिया रशिया के अंदर हुआ था, रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के बीच में। अगला प्रश्न, लोकसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा का प्रावधान है ना वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सबको रटा रटाया है, सरला, है ना? तो लोकसभा का प्रावधान किस में किया गया है? लोकसभा का प्रावधान आर्टिकल 81 में किया गया है, अनुच्छेद 81 में किया गया है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? यानी इन विकल्प में से कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? मारवाड़ी, मराठी, उर्दू या पंजाबी या बांग्ला? तो बताइए कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? आप तो सोच रहे हो मारवाड़ी बोली जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। कौन सी भाषा बोली जाती है? ये इन भाषाओं में बंगाली भाषा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी भाषा? बंगाली। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 356 में, 352 में, 360 में, 344 में? तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है ना वो अनुच्छेद 356 में। किसमें? अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में प्रावधान किया गया है। वहीं अगर राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 352, अगर वित्तीय आपात की बात करें तो 360 में। वित्तीय आपात 360, राष्ट्रीय आपात 352। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 था ना, उसमें कितने अनुच्छेद थे बताइए? भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद थे? 654, 123, 456 या 321? तो भारत शासन अधिनियम में 321, 123 नहीं, 321 कितने अनुच्छेद थे? 321, 321 अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान था ना, उसमें मौलिक अधिकार कितने थे? तो मुझे 7 थे, 5 थे, 12 थे या 11 थे? मूल अधिकारों में 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो कितने रह गए? 6 रह गए। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। और मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। संपत्ति के अधिकार को बाद में हटा दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में? जो नीति निर्देशक तत्व है ना संविधान के किस भाग में? भाग 4 में, 5 में, 12 में या 7 में? तो कितने में, किस में हो जाएंगे? नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। किस में है? संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। और मूल अधिकार भाग 3 में। ठीक है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है? तो 52, 54, 73 या 71? कौन सा संविधान संशोधन है जो दल बदल से संबंधित है? तो संविधान संशोधन नंबर जो 52 नंबर है ना दल बदल से संबंधी, वो 52 नंबर का जो संविधान संशोधन है वो दल बदल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य की संख्या 11 कर दी गई? यानी पहले तो 10 थे, बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना था। 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो इसमें माता पिता के कर्तव्य निश्चित किए गए, अभिभावक के कर्तव्य निश्चित किए गए कि 6 से 14 वर्ष का कोई बालक है, आपकी जिम्मेदारी कि आप उसको एजुकेशन देंगे, ये कर्तव्य बना दिया गया। अगला प्रश्न कौन सा है? मनरेगा कब प्रारंभ हुआ था बताइए? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का। 2 फरवरी 2009, 2 फरवरी 2007, 2 फरवरी 2008, 2 फरवरी 2006? मनरेगा कब प्रारंभ हुआ था? तो मनरेगा कब प्रारंभ हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। कब? याद रखो, 2 फरवरी 2006 को मनरेगा प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, विटीकल्चर का संबंध है। विटीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से, वन पालन से, मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से? तो विटीकल्चर का संबंध किससे है बताइए? विटीकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से है। ठीक है ना,
द्राक्षा भी कहते हैं अंगूर को, है ना संस्कृत में। तो अंगूर की खेती विटिकल्चर। ठीक है। जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मनुष्य या पशुओं की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। व्यवहार के बारे में कहा है किसी ने कि जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मनुष्य या पशुओं की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। किसने कहा था? किलपैट्रिक साहब ने, स्किनर ने, जेम्स ड्रावर साहब ने, मूलर ने। किसने कहा था? क्या कहा था? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं फिर से। जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मनुष्य और पशुओं की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। ये किसने कहा था? तो ये जेम्स ड्रावर साहब ने कहा था। किसने कहा था? जेम्स ड्रावर साहब ने। क्या कहा था? क्या क्या है देखो, इसमें की पॉइंट हाईलाइट करने हैं हमें, की पॉइंट हाईलाइट करने हैं इसमें हमें। क्या क्या है? संघर्षपूर्ण परिस्थितियां, मनुष्य और पशुओं, संपूर्ण प्रतिक्रिया का व्यवहार, ये चीजें देख के हमें जेम्स ड्रावर याद आएंगे। कौन याद आएंगे? जेम्स ड्रावर साहब। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान है ना, वो शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। किसने कहा था? फ्लेमिंग ने, मिलर ने, स्किनर ने या किलपैट्रिक साहब ने। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। किसने कहा था? ये हमारे स्किनर साहब ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर साहब ने कहा था। क्या कहा? जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, वो शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। ठीक है, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की रचना किसने की? फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की रचना किसने की? किलपैट्रिक, मिलर, स्किनर या गिलफर्ड? फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, देख लेते हैं फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की रचना किसने की। तो ये गिलफर्ड साहब ने की थी। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी गिलफर्ड साहब। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी गिलफर्ड साहब। ठीक है, गिलफर्ड, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, है ना। एफ है इसमें भी है, एफ है इसमें भी है। ठीक है, अगला प्रश्न, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार है, 7 प्रकार है, 10 प्रकार है, 15 प्रकार है। रॉबर्ट गेने के अनुसार जो अधिगम के प्रकार बताए गए हैं वो कितने हैं? तो रॉबर्ट गेने साहब ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। किसने? रॉबर्ट गेने ने। रॉबर्ट गेने 8 प्रकार अधिगम के। रॉबर्ट गेने 8 प्रकार अधिगम के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत पावलोक ने कब दिया था? यानी पावलोक साहब ने अनुबंधन का सिद्धांत दिया। अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोक ने दिया। ये पूछ रहे कब दिया? 1920, 10, 1904 या 1940? कब दिया था? 1904 में। अनुबंधन का सिद्धांत पावलोक साहब ने दिया था और 1904 में दिया था। कब दिया था? 1904 में पावलोक साहब ने अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। द माइंड ऑफ द चाइल्ड किताब है, उसका नाम है द माइंड ऑफ द चाइल्ड। ये किसकी रचना है? किलपैट्रिक की, स्किनर की, प्रेयर की, मिलर की? द माइंड ऑफ द चाइल्ड पुस्तक है ना, वो प्रेयर साहब की रचना है। किसकी रचना है? प्रेयर साहब की रचना है। ठीक है, द माइंड ऑफ द चाइल्ड प्रेयर साहब की रचना है। अगला प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? किलपैट्रिक, स्किनर, मूलर या सिगमंड फ्राइड? फ्राइड कह सकते हैं इनको, सिगमंड फ्राइड साहब ने दिया था। किसने दिया था? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड साहब ने दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न, विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन को कितने भागों में बांटा गया है? विकास क्रम में जो परिवर्तन होते हैं ना, उनको कितने भागों में बांटा गया है? बताइए, 5, 10, 4 या 12? तो विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन को कितने भागों में बांटा गया है? 10 तो नहीं है, 12 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो क्या बच गया? 4 बच गया। विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। अगले प्रश्न पे चले। लेखक बनने का गुण व्यक्तित्व के कौन से गुण में आता है? यानी अगर आप लेखक बनना चाहते हो तो आप किस प्रकार के होने चाहिए? वाचाल होने चाहिए, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, या फिर जो आप हैं क्या, शैतान? तो वह लेखक बनने के गुण व्यक्तित्व के कौन से गुण में आते हैं? तो ये आते हैं अंतर्मुखी। किस में आते हैं? अंतर्मुखी। लेखक बनना हो तो जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है ना, वो अपनी भावनाएं लिख के व्यक्त करता है, तो वो लेखक बनने की संभावना उसकी ज़्यादा होती है। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी है? सिरिल बर्ट है ना, उनके अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी है? 85 से कम, 85 से 100, 100 से 105 या 105 से 112। तो सिरिल बर्ट साहब ने कहा कि पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि है ना, वो 85 से कम होती है। सिरिल बर्ट साहब के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणात्मक चक्र का तीसरा कदम कौन सा है? अभिप्रेरणात्मक चक्र का तीसरा कदम कौन सा है? चालाक, आवश्यकता, प्रोत्साहन या प्रणोद? कौन सा है? तीसरा चक्र पूछा है अभिप्रेरणात्मक चक्र का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन है ना, वो तीसरा कदम है। तीसरा कदम कौन सा है? प्रोत्साहन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। सृजनात्मक बालक का गुण कैसा है? खोजी प्रवृत्ति, लचीलापन, विधायकता या उपरोक्त सभी? जो सृजनात्मक बालक सारे पॉजिटिव गुण है, तो सृजनात्मक बालक में तो पॉजिटिव गुण होते हैं, तो सारे के सारे हो गए। कौन कौन से? खोजी प्रवृत्ति, लचीलापन, विधायकता। ठीक है, अगला प्रश्न,
त्रितंत्र सिद्धांत में आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टि से सोचने की अयोग्यता क्या कहलाती है? यानी त्रितंत्र सिद्धांत है, उसमें आलोचनात्मक रूप से और विश्लेषणात्मक रूप से सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? घटकीय बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, अनुपयोगिक बुद्धि या संदर्भिक बुद्धि। तो क्या कहलाती है? त्रितंत्र सिद्धांत में आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टि से सोचने की योग्यता घटकीय बुद्धि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? घटकीय बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? घटकीय बुद्धि कहलाती है। ठीक है, याद रह जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। CAT है ना, इसे दूसरे शब्दों में कहे तो बाल अंतर्बोध परीक्षण। CAT या बाल अंतर्बोध परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? लियोपोल्ड ब्लेक ने, हेनरी ने, किलपेट्रिक या बूनर ने। तो क्या हो जाएगा? CAT मतलब एक कॉन्सेप्ट है CAT या बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसे कहते हैं हिंदी में, वो लियोपोल्ड ब्लेक साहब ने दिया था। किसने दिया था? यानी केट दिया था, ब्लेक यानी काली बिल्ली कह सकते हैं इसको, ब्लेक केट है ना, केट ब्लेक। ठीक है, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। MMPI का प्रतिपादन कब हुआ? यानी MMPI कॉन्सेप्ट है, इसका प्रतिपादन कब किया गया? 60 में, 50 में, 40 में, 70 में। तो MMPI है ना, उसका प्रतिपादन 1940 में किया गया। MMPI का प्रतिपादन कब किया गया? 1940 में MMPI का प्रतिपादन हुआ। MMPI का प्रतिपादन 1940 में हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यकाल की अवधि कितनी है? आरंभिक बाल्यकाल होता है ना, उसकी अवधि कितनी है? 6 से 12 वर्ष, 4 से 10 वर्ष, 2 से 6 वर्ष या 6 से 14 वर्ष। तो आरंभिक बाल्यकाल है ना, उसकी अवधि कब से कब तक होती है? जब बालक 2 से 6 साल का होता है ना, तो वो आरंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? आरंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है? यानी इनमें से कौन सी तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है? आवास, स्कीमा, मचान या विश्राम। तो जो मचान है ना, वो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है व्यक्ति को, तो वो आगे बढ़ सकता है। तो ये मचान इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया किस प्रकार का विकार है? तो निद्रा विकार है, श्रवण है, पठन या दौड़ना है? तो ये एक पठन विकार है। क्या है? पठन विकार। आपने तारे जमी तो देखी होगी, आप रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति कहाँ से ग्रहण की गई? जो हमारे राजस्थान में अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप पद्धति है ना, ये कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ऐसी टेक्निक को सफल बनाया है इजराइल ने। ठीक है, किसने सफल बनाया है? इजराइल ने बनाया है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति कहाँ से ली है हमने? इजराइल से लिए। कहाँ से ली है? इजराइल से लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऑपरेशन खेजड़ा कब हुआ था? 1991, 1992, 1994 या 1997? तो ये कब हुआ था? 1991 में। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बने रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।